यह उपन्यास अंत्येष्टि संस्कार पर आधारित है और आपने बहुत विस्तार से इस उपन्यास के फलक को देखा है। मैं आकांक्षा जी से भी लगभग यही प्रश्न करना चाहूंगी कि इस संस्कार में समय के साथ साथ परिवार की बदलती मन स्थिति का चित्रण किया गया है। आप इस उपन्यास को भारतीय संस्कारों में विश्वास जगाने वाला या आस्था का संवाहक या किसी अन्य रूप में किस नजरिए से देखती हैं? सबसे पहले सब वंदना जी को बहुत बधाई कि उन्होंने इतना अच्छा उपन्यास लिखा। एक धन्यवाद, परिवार की। धन्यवाद आकांक्षा जी। जी। तो आपका का जो सवाल है, मैं मतलब उस सवाल से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो ना वो आस्था जगाने वाला है ना किसी और रूप में है। वो दरअसल पारिवारिक बुनावटों और उलझनों को एक कठिन समय में बताने वाला उपन्यास। तो उससे आपके मन में आस्था भी नहीं जगती या आपके मन में कोई भावना भी नहीं आती। आपको सिंपल जब आप पढ़ते चलते हैं और शेर सिंह की आत्मा देखती चलती है, आप परिवार में आप देखिए कितने स्तरों पे उपन्यास चलता है, हर पात्र अपने अलग तरह के से उसको बाहर निकालता है। फिर परिवार में दूसरी मृत्यु, फिर परिवार में तीसरी मृत्यु, और परिवार में चौथी आसन्न मृत्यु का खतरा भी है कि बुआ जो है, बूढ़ी भाई साहब, वो कहीं ना चली जाए हो जाती और है, बाद में चली जैसे। जाती है। हाँ, तो उस तरह का जो लगातार लगातार आप पढ़ते हैं, फिर कुछ पन्नों बाद आपको लगता है अरे फिर जैसे पुष्कर का जाना। तो मेरे लिए पुष्कर का जाना बड़ा, जब मैंने उसको पढ़ा, पढ़ते हुए मुझे बड़ा, मतलब उस वक्त मैंने उपन्यास बंद कर दिया क्योंकि मैं उसके बाद पढ़ ही नहीं पाई। क्योंकि मुझे, आपका दिमाग जो होता है ना, उतनी मृत्यु पढ़ने के लिए थोड़ा तैयार नहीं होता है। क्योंकि परिवार में भी कई बार हमने ऐसी घटनाएं सुनी है, कई परिवारों के अखबारों में भी हम खबरें सुनते हैं। तो मेरे लिए ये उपन्यास पारिवारिक जटिलताओं का उपन्यास है। हर पात्र की जटिलता, और वो भी ऐसे कठिन समय में। देखिए, परिवार में क्या होता है, जटिलताएं तो सब परिवार में होती है, और जहाँ इतने सारे सदस्य होंगे वहां होंगी ही होंगी। हर चरित्र अपने आप में कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि हर आदमी की दिमागी संरचना अलग तरह की होती है, सोचने का तरीका अलग होता है। फिर वो लोग कहीं जहाँ जाके रहने लगते हैं शहरों से बाहर। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर गांव से निकल के कस्बों में चले गए और कस्बों से निकल के शहरों में चले गए, तो हर बार जाकर गांव से निकल के कोई आदमी कस्बे में गया तो उसकी मानसिकता बदल जाएगी, कस्बे से निकल के वो शहर गया तो मानसिकता बदल जाएगी, शहर से अगर वो विदेश चला गया, मतलब देश छोड़ गया, तो मानसिकता बदल जाएगी। फिर ऐसे किसी वक्त में जब सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जब परिवार का एक सदस्य चला गया, फिर सामने ही तेल भी नहीं हो पाई, दूसरा सदस्य चला गया, फिर जवान सदस्य चला गया, चौथा चला गया, तो वो जब घालमेल मच रहा है, मतलब सबसे ज्यादा जो कठिन दौर है, जब वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो कि बुआ भी वो चली जाए, तो सब लोग सोचते हैं कि मैं जाके आती हूँ, मैं अपने घर संभाल के आती हूँ, मैं ऐसा करके आती हूँ, इतनी तो छुट्टी ही नहीं है। मतलब वो जो शोक है, उस वक्त वो शोक एकदम पिछले पायदान पे चला गया, वो नीचे चला गया है। और हर आदमी का जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपना जीवन है, जो वो जीवन चला रहे हैं, वो प्रथम पायदान पे, पहली पंक्ति पे आ गया है। तो ये उपन्यास इस दृष्टि से बहुत अच्छा है कि हर आदमी का जो, मतलब इतने सारे चरित्रों को डील करना का बहुत कठिन काम है, जो वंदना ने जी ने किया, वो वाकई मतलब बधाई की पात्र है। क्योंकि इतने चरित्रों को लेके चलना और आखिरी तक उन चरित्रों को लेके आना, और कहीं कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं करना, और जैसा चरित्र उन्होंने शुरू किया है उसको अंत तक ले आना। क्योंकि क्या होता है, लिखते लिखते भी हम, एक ऐसा तो है नहीं कि उपन्यास एक बार में ही लिखा गया है, एक बैठक में लिखा गया है। तो हमारी भी मनस्थिति चेंज होती है, हमारा भी विचार बदलता है। पर उपन्यास का चरित्र अगर पहले से आखिरी तक वो उसको रख पाती है, उसी मजबूती से उसको ले पाती है, या उसी कॉम्प्लेक्स चरित्र को ला पाती है, तो बहुत कठिन है। तो मेरे लिए वो एक जटिलता का उपन्यास है, आस्था का उपन्यास है। मेरा अगला प्रश्न है आकांक्षा जी से कि घर में रहने वाली अशिक्षित, अर्धशिक्षित एवं शिक्षित औरतें संस्कारों में कभी कभी सुविधानुसार तो कभी विरोधवश छोटे छोटे बदलाव करती हैं। इनमें राम प्यारी, रजनी, नैना, नई बहू आदि स्त्रियों के नाम आते हैं। राम प्यारी का चरित्र शुरू में तटस्थ होता है और बाद में सबल दिखाई देता है, जो कि शेर सिंह के रहते नहीं हो पाया था। मेरा प्रश्न है आपसे कि आप इस उपन्यास के पक्ष में स्त्रियों के सशक्त होने के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रियदर्शन जी तो अपनी सारी बात कह चुकी है उपन्यास के बारे में। और जैसे हम स्त्री पात्रों की बात करें, तो केवल स्त्री ही पात्र क्यों, इसमें पुरुष पात्र भी बहुत अलग ढंग से आए हैं। और हम केवल स्त्रियों को इसलिए अलग रखते हैं क्योंकि हमें अभी भी लगता है कि अगर कोई आदमी, कोई भी
मतलब परंपरा में या किसी ऐसी परिस्थिति में बदलाव करता है तो वो उसके लिए बड़ी बात है। उसे एक सहज और सामान्य रूप में लिया जाना चाहिए। अब आप पुष्कर का चरित्र अगर देखें तो वो जब कहता है कि आपको बहू ही चाहिए ना, तो शाम तक सुगंध आ जाएगी। अब आप ये बताइए कितना मजबूत और कितना उपन्यास को ट्विस्ट देने वाला वाक्य है कि वो जानता है कि सुगंध कौन है। मतलब तब तक पाठकों को नहीं पता है कि सुगंध कौन है, लेकिन एक अंदाजा उसके कहने के ढंग से अंदाजा होता है कि ऐसा कोई पात्र आने वाले उसमें आगे वाले आने पन्नों में आने वाला है जिसका परिवार से मतलब कम से कम वैसा नाता तो नहीं है जैसा बाकी सब लोगों का है और जैसे बाकी सब स्त्रियां जुड़ी हैं। तो वो जो परंपरा में या किसी पूजा पाठ में या किसी चीजों में जो छोटे मोटे बदलाव हो रहे हैं वो कई बार हमारे घरों में भी हो जाते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि स्त्रियां सबल हो गई हैं या स्त्रियां अलग ढंग से हो गई हैं, लेकिन पुष्कर का इतने लोगों में कह देना और ऐसे मौके पर, देखिए शादी ब्याह में तो क्या होता है फिर भी हंसी खुशी का माहौल रहता है, तो छोटी मोटी ऐसी चीजें धक जाती हैं, चल जाती हैं, या सब लोगों का दिमाग या मूड जिसको कहें अलग ढंग का रहता है। लेकिन जब घर में शोक है, मतलब मृत्यु है, और उस वक्त अगर आप ऐसे किसी पात्र को इंट्रोड्यूस करें घर में जो आपके साथ तो जुड़ा हुआ है लेकिन घर के साथ जुड़ा हुआ नहीं, और कहता है सुगंध आएगी, और सुगंध आती भी है, तो जब वो आती है और उसके बाद जब चूड़ियां डाल देती है, वो सोने के जेवर भी डाल देती है, तो मतलब उसका त्याग दिखाने के लिए वंदना जी ने कहा है कि मतलब सोना भी डाल देना उसके लिए, मतलब जब पुष्कर ही चला गया तो उसके लिए सोने का भी कोई मूल्य नहीं है। तो स्त्री पात्रों में सबसे बड़ा और सबसे सबल पात्र तो सुगंध का है, जो वो आके सारी कहानी का पूरा रुख बदल देती है। मतलब उस दौर में जब सारे लोग खड़े हुए हैं और शव रखा हुआ है और आपको ले जाना है, या फिर ऐसी परिस्थितियों में जहां जिसको हम समझते हैं कि महिलाएं बिल्कुल दबी हुई रहती है, राजस्थान की वो बैकग्राउंड है, तो अगर ऐसा बैकग्राउंड शहर में दिल्ली या मुंबई या बैंगलोर में दिखाया जाता तो आपको लगता कि ठीक है बैंगलोर में हो सकता है, मुंबई में हो सकता है, लेकिन बीकानेर में भी हो सकता है, ऐसे पारंपरिक परिवार में हो सकता है। तो आप उस स्त्री की मनस्थिति सोचिए कि उसको पता है कि अब वो जीवन जिसके साथ गुजारना चाहती थी या जिसके साथ जैसे भी वो जीवन चला रही थी, उस रिश्ते का कोई नाम नहीं था समाज में, अब वो रिश्ता वैसे नहीं चल पाएगा क्योंकि वो व्यक्ति ही नहीं रहा है। तो उसकी हिम्मत पर मुझे लगता है कि हम ज्यादा बात करना चाहिए, उसके चरित्र को हाईलाइट करना चाहिए कि वो उतनी भीड़ में वो हिम्मत जुटाती है कि वो आती है, पहुंचती है, देखती है, और जो पत्नी के कर्तव्य होते हैं कि आप चूड़ी डाल दें या जो भी मतलब उसमें दिखाए गए हैं परंपरा, अगर वो सारे कर्तव्य कर पाती है तो सुगंध ही इस मेरे हिसाब से मतलब मुझे बहुत उसने चरित्र ने प्रभावित किया। और उस एक्ट ने जो वंदना जी ने कहानी में बुना है, और रही आत्मा या इन सब चीजों की बात, तो वो तो एक जैसे प्रियदर्शन जी ने कहा कि कथ्य है, शिल्प है ना, उनकी टेक्निक है लिखने की, तो उस टेक्निक का सहारा लिया उन्होंने उस चरित्र को दिखाने के लिए नरेटर के रूप में एक आत्मा रखी। क्योंकि एक सूत्रधार तो हम कहानियों में उपन्यासों में हमेशा पढ़ते ही आ रहे हैं, कोई ना कोई एक सूत्रधार होता है जो उस कहानी को चलाता है, आगे बढ़ाता है। तो वंदना जी ने सूत्रधार के रूप में आत्मा को रखा है, और आत्मा की दृष्टि से ही हम सब चीजें देख रहे हैं, क्योंकि आत्मा ही हमें हर पात्र से परिचय करवा रहा है। लेकिन सुगंध का जो चरित्र है वो अपना परिचय खुद देती है, वो उसका आना, उसका जो करना है, वो सारी स्त्री पात्र जो भी है, रजनी है, राम प्यारी, उन सब पे वो भारी है। सीमा तो उसकी ब्याहता पत्नी है, लेकिन उन सब पे भारी पड़कर वहां खड़े होना, उसका आत्मविश्वास दिखाना, तो ये कहीं ना कहीं लेखिका के मन में ही आत्मविश्वास है कि वो स्त्री को इतना बोल्ड या इतना आगे 2 कदम आगे बढ़ाना चाहती हैं, और उन्होंने दिखाया। इसलिए बदलाव जो रीति रिवाज में हुए हैं वो बहुत गौण लगते हैं सुगंध के इस एक्ट की वजह से। बिल्कुल, सुगंध का चरित्र बिल्कुल दिल को छू लेने वाला है। लेकिन इसमें जो अहम किरदार है राम प्यारी, लगातार सबके बदलते व्यवहार को वो देख रही है, और वह एक परंपरा को का निर्वाहन करने वाली स्त्री है। लेकिन जिस तरह से वो आखिरी में सशक्त होती है, आखिरी में जाकर राम प्यारी अपने बेटे को के लालच को देखते हुए उसे घर से निकाल देती है, और भरत जो उसके परिवार का हिस्सा भी नहीं है लेकिन वह उसके लिए बदलती नजर आती है। राम प्यारी आजीवन पितृसत्तात्मक व्यवस्था में रहते हुए भी घर के अंदर छोटे छोटे निर्णय लेती है, लेकिन कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पाती है। लेकिन शेर सिंह के मरने के बाद, और खासकर जब जैसे जैसे अंत्येष्टि का जो आखिरी समय है, वह क्रियाकर्म का आखिरी जो दिन आता है, उसके अंत में
अब वह हथकरघा का बिजनेस के विषय में सोचने लगती है, बैंक घर में खोलने के विषय में सोचने लगती है, गांव में स्कूल को बेहतर बनाने का निर्णय करना, और एक मिनिस्टर का कहना कि कहीं आप इलेक्शन की तैयारी तो नहीं कर रही हैं। यह राम प्यारी का सबल रूप दिखाई देता है और दूसरे के अंदर कहीं न कहीं भय भी पैदा करता है। तो आकांक्षा जी, मेरा प्रश्न है कि क्या आम स्त्री जो सदैव दबदब कर रही है, उसमें इस तरह का परिवर्तन हो सकता है अचानक से? देखिए, आपके इतने बड़े सवाल का एक छोटा सा जवाब है, बिल्कुल एक लाइन का, अंत जी। भला तो सब भला। मतलब अंत ही दरअसल किसी भी उपन्यास, कहानी, कोई फिल्म, कोई डॉक्यूमेंट्री, उसका दिशा तय होना बहुत, मतलब अंत को कैसे अंत कर देना है, ये बहुत महत्वपूर्ण किया है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि पितृसत्तात्मक में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी बदल ही नहीं सकते या आप बदलना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं आपके मन में भी होता है कि आप जो करना चाहते हैं वो करें। तो उसका एक पक्ष ऐसा भी हो सकता है बिटवीन द लाइंस, जो हमें नहीं दिख रहा है, कि अब उसका पति नहीं रहा, हो सकता है उसका पति उसको वो सब करने से रोकता हो जो उसकी इच्छा है, जो उसकी मंशाएं हैं। इसका मतलब है कि एक पुरुष ने उसको दबा के रखा, और वो उस पुरुष के जाने से जब उसको लगा, क्योंकि अभी भी क्या होता है कि बेटों के बदले पति का थोड़ा सा भी दबदबा पत्नी पर ज्यादा रहता है। तो जब उसका पति ही नहीं रहा तो उसको लगता है कि जो उसने, हो सकता है वो सपने कभी बचपन में देखे हो सकता है उसको लगता हो कि वो इतनी सशक्त रूप में खुद रहना चाहती है, हो सकता है उसे खुद लगता हो कि नहीं, ऐसा जीवन को टर्म दिया जा सकता है। लेकिन घर गृहस्थी, इतनी बड़ी गृहस्थी है, इतनी जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं, बहुएं हैं, ननंदे हैं, देरानी जिठानी, ये वो, इतना सब चलने के बीच में कई बार स्त्रियां अपने आप को खो देती हैं, सोच ही नहीं पाती हैं। तो राम प्यारी जैसे चरित्र को बदल देती है, या वो जैसे उसका चरित्र बदल जाता है जितनी वो सबल होकर आखिरी में आती है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अंत में अंततः लेखिका ने ये बताने की कोशिश की है कि स्त्री चाहे तो बदल सकती है, या उसे बदलना ही चाहिए, या परंपराओं से बाहर निकलना ही चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब इसको हम टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं किसी भी चीज का, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं किसी भी चीज को, जब शुद्धि उपन्यास कोई पढ़ेगा, एक तो मैं ये बोलना बीच में थोड़ा सा अलग हटके कि मैं भूल जाऊंगी, उपन्यास का नाम बहुत अच्छा है, मतलब बहुत कैची है, और आपको लगता है कि उसमें क्या होना चाहिए, उसको पढ़ा, मतलब किस तरह की शुद्धि का वर्णन होगा, ये पढ़ने के लिए पाठक जरूर उसको पढ़ना चाहेंगे शुद्धि को। तो जब शुद्धि की क्रिया हो रही है या उस क्रिया के बाद वाली चीजें हैं, तब राम प्यारी को लगता है कि जो चीजें बदल जानी चाहिए। तो लेखिका ने अगर ऐसा सोचा दिमाग में कि किसी चरित्र को एकदम 360 टर्न कर देना है, पहले जो पात्र हर चीज पूछ के कर रहा है या परंपराओं में बंधा हुआ है, अगर वो बाहर निकलना चाहता है, तो ये बहुत अच्छा है कि उन्होंने उस परंपराओं को, उस पिंजरे को तोड़ के उसे बाहर निकलने दिया। क्योंकि अक्सर मैं महिला कथाकारों की कोई कहानी पढ़ती हूँ तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अपने स्त्री पात्र को हमेशा लड़ने वाला बताइए, जीतने वाला बताइए। क्योंकि जो पढ़ रहा है सुदूर कहीं गांव में, कस्बों में, वो ये पढ़कर ही अंदर, अपने अंदर एक भरोसा जताता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। अगर आप सोचिए, वंदना जी उन्हें राम प्यारी को फिर से वैसा ही स्त्री बताती कि पहले पति ने ऐसा किया, आप बेटे भी उस पर हावी हो गए और वो एकदम चुपचाप अपने कोने में फिर से विलीन हो गई। तो आप देखिए किसी महिला किरदार का किसी महिला पाठक के ऊपर कितना खराब असर डालता कि अरे मतलब स्त्रियां कुछ कर नहीं पाती, मतलब यही हो सकता है, देखो इसके बाद भी ये नहीं हो पाया। लेकिन जब उन्होंने उसको बदल दिया तो पढ़ने वाले को निश्चित तौर पर लगेगा कि नहीं, ऐसा हो सकता है। तो जो पाठक इसको पढ़ेगा, जो स्त्री पाठक इसको पढ़ेगी खासकर, क्योंकि पुरुष लोग तो जो करना चाहते हैं वो कर ही लेते हैं, हम सोसाइटी में अक्सर ऐसा बोलते हैं, हालांकि ऐसा हमेशा होता नहीं है, पर फिर भी उनके पास ज्यादा प्रतिशत उनका रहता है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो जब स्त्रियां इस तरह से बदल कर सबल हो पाएंगी, या अंत में ही कम से कम, ये बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और वंदना जी ने सबसे अच्छा किया है कि स्त्री पात्र को बदल के उसे एक सबल चरित्र के रूप में तब्दील कर दिया है।